जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम देखेंगे रीट 2022 जो प्री एग्ज़ाम हुआ था उसमें लेवल 1 के और लेवल 2 में जो 3 पेपर हुए थे, तीनों में फर्स्ट लैंग्वेज जो हिंदी थी उसकी जो क्वेश्चन आंसर आए थे तो उनको हम देखेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न हमारा 31 नंबर का है। भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल हैं। ये 4 बता रखे हैं इन ऑप्शन में से अभिव्यक्ति कौशल कौन से हैं। तो अभिव्यक्ति कौशल वही होता है जिससे हम भाषा को अपने अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सुनना और बोलना। प्रश्न नंबर 32 है, अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है। तो अनुलेख लेखन भाषा कौशल से ये संबंधित है। प्रश्न नंबर 33 है, लिंग्वाफोन जिसको रिकॉर्ड प्लेयर भी कहते हैं किस प्रकार की अधिगम सामग्री है। तो ये जो लिंग्वाफोन है वो श्रव्य सामग्री है। प्रश्न नंबर 34 है, भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है। तो परामर्श कक्ष, नियंत्रण कक्ष और श्रवण कक्ष ये भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित है। जो विश्राम कक्ष है ये इसके अंदर नहीं आता है। प्रश्न नंबर 35 है, सस्वर वाचन का गुण है। तो सस्वर वाचन का गुण अस्पष्ट उच्चारण, क्षिप्तता और अस्वाभाविकता, ये तो उसके दोष है, हो ही नहीं सकता है। तो सस्वर वाचन के गुण कौन सा हो जाएगा इसमें, उचित ध्वनि और निर्गम, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न 36 है अपना, मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है। कौन सा कथन जो है वो उपयुक्त है। इसमें मौखिक मूल्यांकन में दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये उपयुक्त नहीं है। मौखिक मूल्यांकन करता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। तो इसका आंसर ये सही, बी वाला सही हो जाएगा। मौखिक मूल्यांकन में समूह निष्ठा अधिक होनी चाहिए, ये भी इसके लिए उपयुक्त नहीं है। मौखिक मूल्यांकन में विद्यार्थियों को आत्माभिव्यक्ति के अवसर कम मिलने चाहिए, तो ये भी है इसके लिए उपयुक्त नहीं है। प्रश्न नंबर 37 है, मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन जो है वो उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की यह परिभाषा किसकी है। तो ये परिभाषा किसने दी थी, ये परिभाषा दी थी माइकेलिस ने। प्रश्न नंबर 38 है, विद्यार्थी की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाए जाने वाला शिक्षण कहलाता है। जिसमें विद्यार्थी की कठिनाई हम दूर करते हैं तो वो शिक्षण कहलाता है उपचारात्मक शिक्षण, जिसमें कठिनाई दूर करते हुए उसको शिक्षण कराया जाता है। प्रश्न नंबर 39 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का दोष क्या है। इसमें विद्यार्थी का निरंतर मूल्यांकन होता रहता है, विद्यार्थी को अपनी कमियों का निरंतर ज्ञान होता रहता है, इसमें अभिभावकों को विद्यार्थियों की निरंतर प्रगति की जानकारी होती रहती है। तो ये तीनों तो इसके गुण हो गए। इसका दोष है, यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो। तो ऐसा इसके लिए जरूरी नहीं है। इसका ऑप्शन डी वाला ये सही हो जाएगा। तो ये इसका दोष हो गया, ये तीनों ऊपर वाले गुण है। प्रश्न नंबर 40 है, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर है 4 पदों का उसमें प्रयोग किया जाता है। फिर आगे निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 41 से 45 तक के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश देख लेते हैं हम। मनुष्य का मन सदैव गतिशील रहता है। ऐसा होता है कि विरोधी शक्तियां उसे अपनी ओर खींचती हैं। जो मनुष्य मन की विपरीत परिस्थितियों में अपने को मजबूती से खड़ा नहीं रख सकते और उस धारा के साथ बह जाते हैं, वे कभी उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकेंगे। उनके लिए तो यह कहना चाहिए कि वे जीवित रहते हुए मुर्दे के समान है। मन की अवस्था तो सभी को पलटती हैं। जो व्यक्ति समय एवं परिस्थिति को समझ लेते हैं वे कभी धोखा नहीं उठा सकते और कठिनाइयों के बीच भी अपना रास्ता निकाल लेते हैं। कारण जानकर वे उसके विषैले और दूषित प्रभाव से भी बचने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की भी संख्या मिलेगी जो अपनी मनोदशा से त्रस्त हो जाते हैं और ऐसे काम कर बैठते हैं जिनसे उनके शांतिमय जीवन में भी अशांति का विष घुल जाता है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उद्देश्य होना चाहिए। यदि तुम्हारा उद्देश्य नहीं है तो तुम सफल न होगे। क्या करोगे, इसको तुम्हें जानना आवश्यक है। उद्देश्यहीन मनुष्य बिना पतवार की नाव की तरह है। तो ये गद्यांश था। अब इसके अनुसार जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, सदैव शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो सदैव शब्द का संधि विच्छेद है सदा प्लस एव। इसका डी वाला उत्तर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित में से विष शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो विष शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, इसका पर्यायवाची होगा गरल। प्रश्न नंबर 43 है, विरोधी शब्द का विलोम होगा। तो विरोधी का विलोम क्या हो जाएगा, वाहक, अवरोधी या शत्रु या समर्थक। तो शत्रु तो इसका पर्यायवाची बन गया, तो इसका विलोम हो जाएगा समर्थक। इसका आंसर
डी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, गद्यांश में प्रयुक्त मनोदशा से क्या आशय है? जो मनोदशा शब्द है उसका अर्थ क्या है? तो इसका सिंपल सीधा अर्थ है मन की दशा, उसी को हम कहते हैं मनोदशा। तो इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। आगे है मनुष्य शब्द है, क्या है मनुष्य शब्द? अवयव है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा है? तो ये मनुष्य जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है। फिर आगे निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 46 से 50 तक के उत्तर दीजिए। इस भूमि पर बसने वाला जन और उसकी संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलित रूप से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि के मौखिक रूप और समृद्धि के प्रति सचेतन होना हमारा कर्तव्य है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ जुड़ी नहीं होती वह निर्मूल होती है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी पड़ी हैं, उन्हीं के कारण वह वसुंधरा कहलाती है। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। उनके कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी पुत्र हैं। जहाँ यह भाव नहीं है वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इस प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले सभी जन बराबर हैं। उनमें उच्च और नीच का भाव नहीं है। ये जन अनेक प्रकार की भाषा बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं। फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं। अब प्रश्न नंबर 46 है अपना, अमूल्य का अर्थ है। अमूल्य शब्द है, इसका क्या अर्थ होगा? तो जिसका कोई मूल्य न हो, जिसका मूल्य बहुत कम हो, जिसका मूल्य लागत से अधिक हो और जिसका मूल्य न आंका जा सके। तो अमूल्य का मतलब हो जाएगा जिसका मूल्य हमने नहीं आ सकते, वो अमूल्य कहलाएगा। प्रश्न नंबर 47 है, निधियां शब्द का एक वचन होगा। तो निधियां बहुवचन है और इसका एक वचन होगा निधि, मतलब इसमें दोनों मात्राएं छोटी आएगी। ई की जो दोनों मात्राएं वो छोटी रहेगी निधि में। प्रश्न नंबर 48 है, उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। वाक्य में कौन सा काल है? तो प्राप्त करती हैं, तो ये कौन सा काल है? ये काल है अपना सामान्य वर्तमान, जिसमें ता है ती है ये आते हैं, तो वर्तमान काल होता है और इसका सही आंसर है सामान्य वर्तमान। प्रश्न नंबर 49 है, भाव शब्द है। तो भाव शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या फिर नपुंसकलिंग है? तो इसका है भाव शब्द है वो पुल्लिंग है। प्रश्न नंबर 50 है, 50 नंबर, अचेतन शब्द का उपयुक्त अर्थ क्या है? अचेतन का मतलब क्या होता है? तो जिसमें चेतना नहीं हो, मतलब इसके लिए उपयुक्त कौन सा हो जाएगा? तो निर्जीव। ये आंसर डी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 है, वाक्य के कितने अंग हैं? तो वाक्य के 2 अंग हैं। कौन कौन से? उद्देय और विधेय। तो इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 है, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है, मतलब इन चारों में से रचना के आधार पर कौन सा वाक्य? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य, है ना। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये तीनों रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 53 है, दो प्रश्नों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? उसको कहते हैं योजक चिन्ह। जो दो शब्द हैं उनको जोड़ता है, जैसे माता पिता और इसमें दोनों के बीच में जो योजक चिन्ह लगा है तो उनको जो जोड़ता है तो वो कहलाता है योजक चिन्ह। प्रश्न नंबर 54 है, ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ है सदा एक सी स्थिति बने रहना। प्रश्न नंबर 55 है, बहुत लज्जित होना के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा है। बहुत लज्जित होना मतलब घड़ों पानी पड़ना, टोपी उछालना, डंका बजाना या घोड़े बेचकर सोना। तो इसका सही अर्थ है घड़ों पानी पड़ना। ये बहुत लज्जित होना अर्थ में उपयुक्त मुहावरा है। प्रश्न नंबर 56 है, किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है। यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है, तो ये तो असत्य है। यह उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है, तो ये उच्च माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी नहीं है। कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया है, तो यह भी इसके लिए सही नहीं है। इसको फ्रोबेल ने निश्चित स्वरूप प्रदान किया है। और चौथा है डी वाला, भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा में इस विधि को नहीं दी जा सकती। तो इसमें सत्य कथन कौन सा हो गया? ये डी वाला सत्य हो गया। भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती, ये सत्य है। ये तो ऊपर तीनों वाले जो तीनों है वो इसमें असत्य कथन है। प्रश्न नंबर 57 है, बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके माध्यम से दी जा सकती है? तो केवल किताबी ज्ञान से, प्रगति सूचक लेखा चित्र से या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होगा बी वाला सही होगा। सामाजिक वातावरण से जो है वो बेसिक शिक्षा हम दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 58 है,
भाषा शिक्षण के संदर्भ में वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है? इसमें विद्यार्थी को भाषा के तत्वों का ज्ञान प्रभावी रूप से करवाया जाता है। इसमें विद्यार्थी को भाषाई कौशल में दक्ष किया जाता है। इसमें वैयक्तिक शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है, या फिर यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। तो सीमा क्या है? तो इसकी सीमा यही है कि यह शिक्षण जो प्रणाली है वो अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा के लिए उपयोगी नहीं है। प्रश्न नंबर 59 है, इसमें से कौन सा परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है? तो अध्ययन कार्य का आवंटन, ये तो उसका सोपान है। अध्ययन हेतु निर्देश, ये भी है। और विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय एवं शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन, ये परिवीक्षित विधि के अंतर्गत होता है। तो चौथा है कलात्मक परियोजना, ये इसका सोपान नहीं है। परिवीक्षित अध्ययन उपागम का ये सोपान नहीं है। प्रश्न नंबर 60 है, सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखना प्रारंभ कराएं। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों को हेतु कही गई है? तो सरल और समान आकृति वाले जो आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कहाँ पर करवाया जाता है? ये प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए करवाया जाता है। इसका उत्तर ए वाला सही हो जाएगा। तो ये जो शिफ्ट 1 का पेपर था उसमें हिंदी प्रथम लैंग्वेज थी, उसके जो क्वेश्चन थे हमने ये देखे। अब हम देखेंगे सेकंड शिफ्ट में जो हुआ था लेवल 2 का, उसके क्वेश्चन 30 क्वेश्चन। तो इसकी शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों एवं लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है। इस विधि को कहा जाता है। तो कौन सी विधि कहलाएगी? ये कहलाएगी पाठ्य पुस्तक विधि, जिसमें मूल ध्वनियों और लिपि का ज्ञान कराकर उनको पढ़ने के कौशल में हम दक्ष करते हैं। तो ये पाठ्य पुस्तक विधि इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 32 है, डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो डाल्टन प्रणाली का आविष्कार करता है पार्कहर्स्ट। इसका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, 33 नंबर, ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद हैं। तो शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद कौन सा हो जाएगा? इसमें है ऑप्शन डी, व्यवहार परिवर्तन, ये इसकी प्रक्रिया में सम्मिलित पद है। प्रश्न नंबर 34 है, सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है? इसकी शर्त क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी वाला है वो सही है। अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी ही होनी चाहिए जैसी आदर्श लेख में हो। प्रश्न नंबर 35 पे, भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन है। इनमें दृश्य और श्रव्य साधन कौन सा है? तो चित्र विस्तारक यंत्र, ये नहीं है। ग्रामोफोन भी नहीं है, ग्रामोफोन सिर्फ श्रव्य है। चार्ट भी नहीं है। नाटकीकरण है जिसमें दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यम होते हैं। तो इसका उपयुक्त आंसर ये डी वाला सही है। प्रश्न नंबर 36 है, इनमें से पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है। आंतरिक रूप में कौन सा नहीं आता है? तो भाषा, विषय सामग्री और शैली, ये तीनों आंतरिक में आते हैं। जो जिल्द है, जिसका ऊपर जिल्द मतलब जो ऊपर का कवर है, वो उसमें आंतरिक में नहीं आता है, ये इसका बाह्य होता है। तो इसका आंसर सी वाला सही है। प्रश्न नंबर 37 है, निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है? क्या लाभ है भाषा पुस्तकालय का? तो इसका कक्षा शिक्षण में पूर्ति और स्वाध्याय के लिए अवसर, ये दोनों ही आंसर इसके सही है। तो भाषा पुस्तकालय से लाभ क्या है कि कक्षा शिक्षण में पूर्ति होती है और स्वाध्याय के लिए बच्चों को अवसर मिलता है। प्रश्न नंबर 38 है, इनमें से मौखिक परीक्षाओं का गुण है। मौखिक परीक्षाओं का गुण क्या है? एक शिक्षक एक समय में एक ही छात्र का परीक्षा ले सकता है, अतः समय अधिक लगता है, ये तो दोष हो गया। मौखिक परीक्षाओं को वस्तुनिष्ठ नहीं बनाया जा सकता। इन परीक्षाओं से विद्यार्थियों के 3 भाषाई कौशलों सुनने, पढ़ने और बोलने का एक साथ मापन किया जाता है। तो ये इसका गुण है। मौखिक परीक्षा जब लेते हैं उसमें तो विद्यार्थी का सुनने का गुण, पढ़ने का और बोलने का, ये तीनों का मापन किया जा सकता है। आगे प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा पद नहीं है? उपलब्धि परीक्षण में कौन सा पद नहीं है? तो परीक्षण योजना बनाना, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की रचना करना, परीक्षण का पुनर्निरीक्षण करना। तो इसमें डी वाला सही हो जाएगा, परीक्षण का अनुप्रयोग नहीं है। ये तीनों ही उसमें सम्मिलित पद है उपलब्धि परीक्षण में। प्रश्न नंबर 40 है, 40 नंबर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष है। कौन सा दोष है इसमें? अल्प समयांतर में होने वाली परीक्षा टेस्ट से विद्यार्थी पूरे वर्ष अध्ययनशील रहते हैं। शिक्षक विद्यार्थी को आवश्यक निर्देश एवं परामर्श निरंतर देते रहते हैं। विद्यार्थी को अपनी कमियों का ज्ञान निरंतर होता रहता है। तो ये तो तीनों इसके गुण हो गए एक तरह से। और ये दोष कौन सा है? दोष है ये, विद्यार्थी वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है, जिससे उसका स्वाभाविक विकास प्रभावित रहता है। आगे गद्यांश है फिर, इसमें प्रश्न 41 से 50 तक प्रश्न के उत्तर देने। वस्तुतः रचना जब सामयिक प्रसंग पर आधारित होती है तो लेखक पर एक और समय की मांग
आदर्श के आग्रह, रूढ़ हो रहे समकालीन प्रयोगों की ललक और लोकप्रियता के लोभ का दबाव रहता है। तो दूसरी ओर रचनात्मकता का दबाव रहता है। जितना अधिक वह रचनाधर्मी होगा, उतना ही अधिक वह इतर दबावों का प्रतिरोध करते हुए रचेगा। रचना उतनी ही अधिक सफल होगी। इसके अनुसार यहाँ पर एक बात यह भी समझनी चाहिए कि जब रचनाकार विचार को संवेदित करेगा, तब यह आवश्यक नहीं रहेगा कि प्रस्तुत रचना केवल उतनी ही हो और वैसी ही रहे जैसी कि रचने से पूर्व की रूपरेखा में कल्पित की गई थी। कारण यह है कि संवेदित होने की प्रक्रिया में ही उस पर अवचेतन का दबाव भी आएगा। अब यह दबाव उसे कितना और कैसे बदलेगा, यह जानने के लिए यह जान लिए जाने का कोई साधन नहीं है। यह जान लिए जाने का कोई साधन नहीं है। यह तो रचने के बाद ही जाना जाता है कि क्या रचा गया है। प्राय हर कलाकृति में ऐसे निहितार्थ रहते हैं और उसमें ऐसी व्यंजनाएं भी होती हैं जिनके प्रति स्वयं रचनाकार सजग हो ही यह आवश्यक नहीं है। यह जो कहा जाता है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि रचना वही और उतना ही बोले जितना लेखक ने चाहा है। वह कुछ कम या अधिक भी बोल सकती है और कभी कभार विपरीत भी बोल सकती है। उसका रहस्य यही है, यानी अवचेतन का दबाव इस श्रेणी की रचनाओं पर भी अपने प्रभाव डालता है। तुलसी जो कहते हैं कि लिखत सुधाकर लिखिया राहु, वह यही है। राष्ट्रीय फलक की समस्या उठाए जाने के बाद भी भीष्म शानी के अनजाने ही तमस पंजाब की भीषण ट्रेजेडी बनकर रह गया। अब इसके आधार पर प्रश्न नंबर 41 है, ट्रेजेडी शब्द की उत्पत्ति के आधार पर, ट्रेजेडी शब्द उत्पत्ति के आधार पर है, कौन सा है? तद्भव है, विदेशी, तत्सम या देशज। तो ये ट्रेजेडी विदेशी भाषा का शब्द है। इसका आंसर सी वाला सही है। प्रश्न नंबर 42 है, सुधाकर का पर्यायवाची है। तो सूर्योदय का पर्यायवाची रसाल, प्रभा, मलय ये नहीं है, इसका पर्यायवाची है शशांक। 43 नंबर, ये बोनस क्वेश्चन है। 44, आवश्यक शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त रहेगा? तो आवश्यक के लिए कौन सा रहेगा? आवश्यक का विलोम होगा अनावश्यक, तो इसमें उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? डी, अन। सामयिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, सामयिक, तो इसमें कौन सा प्रत्यय? इसमें एक प्रत्यय, तो ऑप्शन सी वाला सम हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, निहितार्थ शब्द में संधि है, तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें दीर्घ संधि है। और कैसा होगा इसका संधि विच्छेद? निहित प्लस अर्थ, निहितार्थ। 47 है, निम्नलिखित शब्दों में अवयव नहीं है। इनमें अवयव कौन सा शब्द नहीं है? अधिक, जब, रचना या पूर्व। तो ये तीनों अधिक, जब और पूर्व ये अवयव शब्द है। रचना नहीं, ये अवयव शब्द नहीं है। 48 है, अनुसार शब्द में कौन सा समास है? तो अनुसार शब्द में कौन सा है? इसमें ए, अव्ययभाव समास है। अनु उपसर्ग, इसलिए जो उपसर्ग वाले होते हैं वो अव्यय समास होते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, अव्ययभाव समास। 49 वाला बोनस है। 50 क्वेश्चन है, लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो लोभ शब्द में है भाववाचक संज्ञा। फिर एक गद्यांश है, भाषा, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्र की भावना को राष्ट्रीय रूप देकर ही संकीर्णता से बचा जा सकता है। सभी कुछ राष्ट्र का है या राष्ट्र से है, क्योंकि इन सभी घटकों का अस्तित्व राष्ट्र के कारण ही संभव है। राष्ट्र है तो विभिन्न भाषाएं हैं, धर्म है, राज्य हैं और जातियां हैं। अतः राष्ट्र के हित में हमें स्थानीय समस्याओं को अधिक तूल नहीं देना चाहिए। साहित्य द्वारा यह कार्य संभव है, क्योंकि साहित्य मानवीय मूल्यों तथा मनुष्य का हिमायती है। वह व्यक्ति को विभिन्न वर्गों में विभाजित नहीं करता। कविता की भाषा में आदमी होने की तमीज है, तब कविता या साहित्य की अन्य विधाओं द्वारा आदमी को आदमी जोड़ा जा सकता है। यह कार्य प्रारंभ भी हुआ, पर इसका व्यापक प्रभाव अभी दिखाई नहीं देता। कला और साहित्य का और अधिक प्रचार प्रसार होना चाहिए। सर्वभाषा कवि सम्मेलन, संवाद, सेमिनार तथा चर्चा वार्ताओं के द्वारा समूचे देश में परस्पर सद्भाव और समझ का वातावरण बनाना श्रेयस्कर है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, फिल्म आदि माध्यम यह कार्य कर रहे हैं और इनका असर भी पड़ रहा है। मिले सुर मेरा तुम्हारा शीर्षक गीत व्यक्ति को अनुप्राणित करता है तथा राष्ट्र के प्रति सचेतन होने के लिए प्रेरित करता है। इसी प्रकार के प्रयास यदि सार्वजनिक संस्थाएं, साहित्य संस्थाएं करें तो पूरे राष्ट्र को हम एकता के सूत्र में बांध सकते हैं। ये गद्यांश था, उसका प्रश्न देने में 51 से 56 तक। तो 51 क्वेश्चन है, जातियां शब्द का एक वचन होगा, जातियां बहुवचन होगा और इसका एक वचन होगा जाति। इसमें त पर जो मात्रा है की वो छोटी आएगी। जातियों का एक वचन हो जाएगा जाति। प्रश्न नंबर 52 है, हिमायती शब्द का अर्थ है। हिमायती का मतलब होता है पक्ष लेना, है ना, पक्षपाती। तो इसका आंसर ये हो जाएगा बी, पक्षपाती। हिमायती शब्द का अर्थ होगा पक्षपाती। 53 नंबर बोनस है। 54 है, विधा शब्द है। उभयलिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग क्या है? तो ये विधा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है।
प्रश्न नंबर 55 पे व्यक्ति शब्द का बहुवचन होगा, व्यक्ति का क्या हो जाएगा, व्यक्तियों। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 है राजस्थानी के भाषा शब्द का मानक हिंदी रूप है। ये राजस्थानी शब्द है, इसका मानक हिंदी रूप कौन सा है, तो इसका भाषा का होगा भाषा, ये बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है वाक्य के अंग है, तो वाक्य के अंग कौन कौन से हैं, अपने क्वेश्चन रिपीट हो गया, आपने देखा ही है कि दो अंग हैं उनके, उद्देश्य और विधेय, तो इसका विकल्प ये सी वाला सही हो जाएगा कि उसके दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। प्रश्न नंबर 58 है जो वाक्य मनुष्य उद्देश्य एवं मुख्य विधेय से बना हो वो कहलाता है। जो वाक्य मुख्य उद्देश्य एवं मुख्य विधेय से बना हो वह कहलाता है, तो उस वाक्य को कहते हैं प्रधान उपवाक्य। प्रश्न नंबर 59 है टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो क्या होगा इसका अर्थ, इसका अर्थ हो जाएगा अपमानित करना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा अपना। प्रश्न नंबर 60 है मौज मस्ती में जीवन बिताना के अर्थ में उपयुक्त लोकोक्ति है, तो मौज मस्ती में जीवन बिताना इसका उपयुक्त अर्थ कौन सा आएगा, इसका हो जाएगा 8 बार न्यू त्योहार, मतलब मौज मस्ती से अपना जीवन बिताना। तो ये हो गया शिफ्ट जो सेकंड थी उसमें लेवल 2 के जो हिंदी के क्वेश्चन थे वो। अब हम शिफ्ट 3 में है जो क्वेश्चन आए थे हम वो देखेंगे। तो इसमें प्रश्न नंबर 31 है तुम दौड़कर चलते हो रेखांकित पदबंध का उदाहरण है। पदबंध का क्वेश्चन है, तो इसमें जो तुम सर्वनाम है इसके नीचे अंडरलाइन कर रखी जिसका बताना है, तो ये सर्वनाम है इसलिए इसमें पदबंध कौन सा है, सर्वनाम। प्रश्न नंबर 32 है ठीक न्याय करना अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा है, तो क्या होगा इसका अर्थ हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी कर देना, पानी करना। प्रश्न नंबर 33 है घरेलू शत्रु प्रबल होता है का अर्थ अभिव्यंजित करने वाली उचित लोकोक्ति है। जो घर का शत्रु है वो प्रबल होता है, तो इसका हो जाएगा घर का भेदी लंका ढाए। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है कलकत्ते की राजधानी बताओ इस वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह को क्या कहते हैं, तो इसमें प्रयुक्त चिन्ह कौन सा है, इसमें एक तो पूर्ण विराम है और एक ये कोमा लगा हुआ है, तो इसमें जो इन्वर्टेड कोमा है वो नहीं पूछा है, सिर्फ इसी का ऑप्शन दे रखा है, तो इसका पूर्ण विराम आंसर हो सही हो जाएगा क्योंकि इसका ऑप्शन ही नहीं है, तो ये पूर्ण विराम इसका सही है। प्रश्न नंबर 35 पे निम्न में से मातृभाषा राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल मिला है वो है, तो इसके लिए बेसिक शिक्षण विधि है उससे इन सबको बल मिला है, मातृभाषा को, राष्ट्रीय जागरण को और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को। प्रश्न नंबर 36 है प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, कविता की भाषा क्लिष्ट होनी चाहिए, नहीं, कविता जीवन से दूर कृत्रिम हो, नहीं, कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल हो, ये इसका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है विद्यार्थी सही ढंग से लिखे और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक है, सही ढंग से लिखे और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु क्या आवश्यक है, तो अध्यापक लिपि शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते रहे, तो यही उसका सही आंसर हो जाएगा कि अध्यापक है जो लिपि शब्द और वाक्य रचना कि जहाँ पे भी अशुद्धियां हो उनको साथ साथ में उनका दूर करता रहे, ऑप्शन ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 38 है विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय है, पठन कौशल विकसित करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करना चाहिए, पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तकें लेने, पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए, ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थी में तभी पठन कौशल विकसित हो सकता है। प्रश्न नंबर 39 है निम्नलिखित में से मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या है, देवनागरी लिपि की अवैज्ञानिकता, अवैज्ञानिक तो नहीं है वैज्ञानिक है, वर्णों की अधिकता, बाराखड़ी का अभाव, हिंदी संस्कृत भाषा की वंशजन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, वर्णों की अधिकता थोड़ी होती है तो ये शिक्षण की समस्या है, बाराखड़ी का अभाव नहीं है, बाराखड़ी तो होती है, और हिंदी संस्कृत भाषा की वंशजन नहीं है, वंशजा तो है, संस्कृत से ही हिंदी आई बनी है। अगला है प्रश्न नंबर 40 निम्न में से भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान है दैनंदिनी, पाठ्यपुस्तक, ग्रीन बोर्ड और झाड़न, तो इसमें सर्वोपरि स्थान किसका है, पाठ्यपुस्तक का। दैनंदिनी किसको कहते हैं, जो दैनिक डायरी होती है, तो इसमें सर्वोपरि स्थान है पाठ्यपुस्तक का। प्रश्न नंबर 41 है निम्नलिखित में से एक विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण साधन है जिसका वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग करने हेतु बल दिया जाता है, तो कौन सा है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, इसको वर्तमान में अधिक प्रयोग करने हेतु बल दिया जा रहा है। प्रश्न नंबर 42 है भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के भाषाई ज्ञान एवं कौशल तथा उनकी रुचियों एवं अभिरुचियों में कितना विकास हुआ इसकी सापेक्षिक जानकारी प्राप्त करने हेतु कौन से दो कार्य करने होते हैं, तो ये है
मापन और मापन द्वारा प्राप्त मापों की व्याख्या, ये प्रमुख दो कार्य हैं। प्रश्न नंबर 43 है, भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि का नाम कौन सा है? विधि का नाम है, तो इसमें है परीक्षा विधि। ये मापन के प्रयोग में सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि है। प्रश्न नंबर 44 है, यदि विद्यार्थी कुसमायोजन से बच रहे हो, पढ़ने की और उनकी रुचि वृद्धि हो रही है, उनके व्यवहार में यथा परिवर्तन हो रहा है, तो निम्नलिखित शिक्षण कारगर समझना चाहिए। तो अगर इस प्रकार का उसमें परिवर्तन देखा जा रहा है तो उसमें कौन सा शिक्षण कारगर हुआ है? तो ये हुआ है उपचारात्मक शिक्षण, जिसके कारण वो रुचि ले रहा है पढ़ने में और कुसमायोजन से बच रहा है। फिर गद्यांश है, इसमें 45 से 54 तक उत्तर देना है। खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख कहने से कम होता है। दैनंदिनी कार्यकलापों में सुख या दुख की जो अनुभूति होती है वह अनायास ही व्यक्त हो जाती है। बीमारी के समय हमारे मुंह से हे राम की ध्वनि या दुख की अवस्था में कई बार ओ मां निकल पड़ता है। इसी तरह के अनेक ध्वनि संकेतों की सहायता से हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का सहारा लेते हैं। यह तो हुई मौखिक अभिव्यक्ति की बात। अब लिखित अभिव्यक्ति के लिए हमें चाहिए कि विचारों को क्रमबद्धता देकर भाव के अनुकूल भाषा का प्रयोग करें, शुद्ध, स्वाभाविक और स्पष्ट लिखने का प्रयास करें। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते तो बहुत हैं मगर ठीक से लिख नहीं पाते। इसके लिए सबसे पहले किसी भी विषय पर हमारा एकाग्र भाव से चिंतन मनन की जरूरत होती है। फिर वही चिंतन जब हमारे दिमाग में परिपक्व हो जाता है तब विचारों के अनुकूल शब्दों का चुनाव किया जाता है और भाषा के सहारे लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 45 है, रेखांकित दैनंदिनी शब्द रूप है। कौन सा रूप है? अवयव है, पुल्लिंग है, सर्वनाम है या विशेषण है? तो ये विशेषण शब्द है। प्रश्न नंबर 46 है, अनुकूल का विलोम होगा। अनुकूल का विलोम हो जाएगा प्रतिकूल। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 47 है चिंतन, अच्छा है तो बोनस है। 47 क्वेश्चन नंबर बोनस है। 48 है अभिव्यक्ति सामासिक पद में समास नहीं थे। अभिव्यक्ति सामासिक पद में समास नहीं थे। कौन सा समास है? तो इसमें है अव्ययभाव समास है। 49 है निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें है अनायास, ये तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 50 है बीमार शब्द के सही पर्यायवाची शब्द है। तो बीमार शब्द के सही पर्यायवाची अस्वस्थ, रुग्ण और व्याधिग्रस्त, ये तीनों इसके सही पर्यायवाची हैं। 51 है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है कनिष्ठ, गरिष्ठ और वरिष्ठ, ये तीनों ही अशुद्ध है। इसका शुद्ध हो जाएगा स्पष्ट। इनमें कनिष्ठ, गरिष्ठ और वरिष्ठ में ट नहीं आना चाहिए, ठ आना चाहिए। ये अशुद्ध हो गए और शुद्ध हो गया स्पष्ट। 52 है अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं उसे कहते हैं। तो बहुत इजी प्रश्न इसका हो जाएगा भाषा। 53 बोनस है। 54 बीमारी के समय हमारे मुंह से हे राम की ध्वनि दुख की अवस्था में कई बार ओ मां निकल पड़ता है। रेखांकित शब्द हैं तो ये शब्द क्या कहलाएंगे? ये शब्द कहलाएंगे अवयव। ये गद्यांश है और गद्यांश को पढ़कर 55 से 59 तक उत्तर हमें देना है। तो हम गद्यांश को स्किप कर देते हैं, प्रश्न देख लेते हैं। में 55 बोनस है। 56 है निम्नलिखित में से भूतकाल का सही उदाहरण है। भूतकाल वाक्य का सही उदाहरण कौन सा है? पूरे के पूरे पेज को भेजना आसान हो गया है। अंग्रेजी अखबार तो अब तैयार कहीं और होते हैं, पहले ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अंग्रेजी अखबार हिंदू द्वारा पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सी ये भी भूतकाल का वाक्य है, भूतकाल का उदाहरण है। और ऑप्शन नंबर ए ये दोनों को बोर्ड ने माना है, मतलब ये दोनों भूतकाल के उदाहरण हैं। पहले ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी तो ये तो है ये भूतकाल का, और पूरे पेज को भेजना आसान हो गया है तो ये भी भूतकाल का उदाहरण है। तो ये दोनों इसमें आंसर सही है। 58 है 57 बोनस हो गया। 58 में इस तकनीक का इस्तेमाल किया में रेखांकित का बहुवचन बदलने पर होगा इस तकनीक। तो इस तकनीक का क्या हो जाएगा? इस तकनीक का बहुवचन हो जाएगा इन तकनीकों, सी वाला सही हो जाएगा। 59 और 60 ये भी बोनस है। तो ये शिफ्ट जो 3 थी लेवल 2 के लिए उसके क्वेश्चन थे। इसके बाद हम देख लेते हैं शिफ्ट 4 में जो क्वेश्चन थे हिंदी लैंग्वेज के प्रथम भाषा के, वो हम देख लेते हैं। तो शुरू कर लेते हैं इसका। 31 क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित वाक्यों में विधानवाचक वाक्य हैं। शगुन मेरी सहेली है, आप कहाँ जा रहे हो, अनुष्का अपना कमरा साफ करो, अरे यह क्या हो गया। तो इसमें विधानवाचक कौन सा वाक्य हो गया? इसमें विधानवाचक वाक्य हो गया शगुन मेरी सहेली है, ए वाला सही है। 32 है रचना के आधार पर वाक्यों में से भिन्न वाक्य हैं। रचना के आधार पर
तो रचना के आधार पर भिन्न वाक्य कौन सा है? निषेधात्मक वाक्य। रचना के आधार पर तीन प्रकार होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। ये तीनों है। निषेधात्मक वाक्य नहीं होता है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, भूला, दुख, दर्द, याद आना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है, तो इसका क्या हो जाएगा? घाव हरा होना। ये भूला, दुख, दर्द, याद होना इस मुहावरे का अर्थ प्रकट करता है। प्रश्न नंबर 34 है, आंख का अंधा और गांठ का पूरा लोकोक्ति का अर्थ है। इस लोकोक्ति का अर्थ है बुद्धिहीन किंतु संपन्न। आंख का अंधा और गांठ का पूरा। प्रश्न नंबर 35 है, मातृेतर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि है। तो मातृेतर भाषाओं की प्राचीन विधियों में से शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न कौन सी है? तो इसका ऑप्शन है खेल विधि। भाषा संसर्ग विधि, अप्रत्यक्ष विधि और पाठ्य पुस्तक प्रणाली, ये मातृेतर भाषाओं की प्राचीन विधियां हैं, खेल विधि नहीं है। प्रश्न नंबर 36 है, शिक्षण उपागम में कीथ एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है। तो कौन से शिक्षण उपागम में? तो इनका है सूक्ष्म शिक्षण में। ये सूक्ष्म शिक्षण में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, कीथ और प्रोफेसर एलन का। प्रश्न नंबर 37 है, इस काल में मानसिक विकास तेज गति से होता है, कल्पना, चिंतन, तर्क शक्तियां बढ़ती हैं और अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। वाक्य बालक के किस काल के लिए कहा गया है? तो क्या होता है? मानसिक विकास तेज गति से होता है, कल्पना, चिंतन, तर्क शक्तियां बढ़ती हैं और अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। तो ये कौन सी अवस्था की विशेषता है? तो ये है किशोर काल में ऐसा होता है, तो ये इसकी विशेषता है। किशोर अवस्था के लिए कहा गया है। प्रश्न नंबर 38 है, आदर्श पठन विशेष सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनाना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियां श्रवण कौशल विकास में किस स्तर के बालकों के लिए है? तो ये उच्च प्राथमिक स्तर के लिए ये गतिविधियां उपयुक्त हैं। प्रश्न नंबर 39 है, बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है। जो भाषा शिक्षा है उसको उनके लिए सर्वोत्तम आयु वर्ग कौन सा है? तो ये इसका आंसर है ए। 6 से 9 वर्ष का जो आयु वर्ग है वो भाषा सीखने के लिए सर्वोत्तम माना गया है। प्रश्न नंबर 40 है, हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? जो मूल ध्वनियां हैं उनकी संख्या अधिक है, तो ये किस स्तर के लिए छात्रों के लिए चुनौती है? तो ये है शिशु स्तर के लिए, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो चुनौतीपूर्ण होता है। प्रश्न नंबर 41 है, पाठ्य पुस्तकों के आंतरिक तत्वों में से भिन्न तत्व हैं। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ आया हुआ है। तो आंतरिक तत्वों से भिन्न कौन सा है? भाषा, शैली, उच्चारण शैली और विशेषण। कौन सा होगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा उच्चारण शैली। ये आंतरिक तत्वों से भिन्न है, क्योंकि भाषा, शैली और विशेष सामग्री ये इसके आंतरिक तत्व है पुस्तक के। उच्चारण शैली पुस्तक का तत्व नहीं है, तो ये भिन्न है। प्रश्न नंबर 42 है, तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए। प्रश्न का प्रकार है, तो इसमें ग्रंथों के नाम पूछा है तो किस प्रकार का प्रश्न होगा? ये हो जाएगा लघुत्तर प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता वाला गुण है, मतलब कौन सी विशेषता से ये हटकर है? तो विशेषणता होनी चाहिए, वैधता भी होनी चाहिए, व्यावहारिकता भी होनी चाहिए, अति व्यापकता नहीं होनी चाहिए। तो ये इसका आंसर सी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है, परंतु ये लाभकर तभी हो सकती है जब, तो कब लाभकर हो सकती है? मूल्यांकन पक्षपात रहित हो, आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाएं। तो इसका ऑप्शन ए वाला यही सही है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है, कब उपयुक्त है? जब मूल्यांकन पक्षपात रहित हो, आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाए जाए। फिर एक गद्यांश से 45 से 54 तक क्वेश्चन के आंसर देने, तो इसको स्किप करते गद्यांश को पढ़ना, सीधे प्रश्न पे आते हैं हम। 45 नंबर है, घोर शब्द का पर्याय है, तो इसका पर्यायवाची शब्द बताना है। तो इसका पर्याय इन चारों में से उपयुक्त हो जाएगा कठिन। घोर शब्द का पर्याय कठिन हो सकता है। 46 है, अत्याचारी शब्द में संधि का प्रकार कौन सा है? तो इसमें है यण संधि, अत्याचारी। ये इसका सी वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 47 है, कालाग्नि शब्द में समास है, तो कालाग्नि में कौन सा समास है? इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 48 है, ये बोनस है। 49, निम्नलिखित शब्दों में अवयव शब्द हैं, इनमें अवयव शब्द कौन सा है? तो कुछ, मनुष्य, छाया और सात्विक, इन चारों में से अवयव शब्द हो जाएगा कुछ। ये अवयव शब्द है, बाकी ये तीनों अवयव शब्द नहीं है।
प्रश्न नंबर 50 है, बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोभ की क्षमा सीमा है। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण का प्रकार है, तो कौन सा है रेखांकित शब्द? बहुत। ये विशेषण का कौन सा प्रकार है? ये बहुत, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। बहुत, इसमें कोई निश्चित निश्चित नहीं बताया है कि कितना, तो ये अनिश्चित हो गया और परिमाणवाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 51 है, शिथिलता शब्द में प्रत्यय का प्रकार है, इसमें कौन सा प्रकार है? कर्मवाचक है, कर्णवाचक है, क्रियावाचक है? तो इसमें भाववाचक तदित प्रत्यय शिथिलता में। प्रश्न नंबर 52 है, भव भाव जिसमें सत्व गुण प्रबल हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सात्विक। प्रश्न सॉरी ऑप्शन इसका ए ये सही हो जाएगा। कोप शब्द का विलोम है, कोप शब्द का विलोम क्या होगा? कोप, तो इसका विलोम हो जाएगा कृपा, डी वाला सही हो जाएगा। रोष, कुपित, कोपन ये नहीं होगा, इसका डी वाला सही होगा। प्रश्न नंबर 54 है, उद उपसर्ग वाला शब्द है, तो इनमें से कौन से शब्द में उद उपसर्ग है? तो ये उत्साह है, इसमें उपसर्ग उद है। फिर गद्यांश इसमें 55 से 60 तक आंसर देने हैं, तो गद्यांश को पढ़ना स्किप करते हैं, प्रश्नों पे आ जाते हैं सीधे। 55 नंबर प्रश्न है, विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भाव की वृष्टि करता है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पद से भिन्न अर्थ रखने वाला वाक्य है। विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भाव की वृष्टि करता है। जो आध्यात्मिक शब्द है इसमें भिन्न अर्थ रखने वाला कौन सा है? मतलब चार जो दे रखे उसमें भिन्न अर्थ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुखपूर्ण प्रत्यास्मरण, ये आध्यात्मिक से भिन्न अर्थ रखता है। प्रश्न नंबर 56 है, निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द है, बहुवचन कौन सा है? तो वृष्टि, जल, गाय और रातें। तो वृष्टि, जल और गाय ये एक वचन है, रातें शब्द है ये बहुवचन है, रात से रातें। 57 है, धोखा यह किसी को नहीं देता, वाक्य किस काल का है? नहीं देता, तो ता है, ती है, ते है, ये किस वाक्य किस काल के वाक्य में आते हैं? तो ये वर्तमान काल में आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी वर्तमान काल। 58 है, निम्नलिखित शब्दों में भिन्न लिंग का उदाहरण है, साधु, चंद्रमा, प्रकृति और जवान। तो ये प्रकृति है, ये भिन्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 59 है, साय और प्रातः, दिन और रात, विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भाव की वृष्टि करता है। वाक्य में रेखांकित शब्द का विपरीत लिंग होगा विधाता, तो विधाता का विपरीत क्या हो जाएगा? विधात्री, ए वाला से हो जाएगा। ये प्रकृति के जवान साधु हैं, ये प्रकृति के जवान साधु हैं, वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलने पर क्या होगा? तो इसका पूर्ण भूतकाल क्या हो जाएगा? ये प्रकृति के जवान साधु होंगे, तो ये तो नहीं होगा। ये प्रकृति के जवान साधु बने, ये शायद प्रकृति के जवान साधु रहे होंगे, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर है ये प्रकृति के जवान साधु हो गए, तो ये पूर्ण भूतकाल में हो जाएगा। तो ये थे जो रिट प्री में एग्जाम में जो क्वेश्चन आंसर आए थे वो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।